नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है RCEP फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है, ये पूरे डिटेल में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी जानेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो भी जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि क्यों इंडिया ने ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ज्वाइन ना किया। इसके साथ साथ ये जानेंगे कि आप अगर किसी बिजनेस से या फिर आप जॉब से जुड़े हुए हैं या फिर आपका खुद का छोटा सा स्टोर है तो इससे क्या इंपैक्ट आता है आपकी लाइफ पे, आपकी इनकम पे। ये पूरी डिटेल जानेंगे। अगर आपको ये सही लगता है तो कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, मैं यहां पे अपना ओपिनियन भी दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले जान लीजिए मेरा नाम है चिंतन दवे और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। यहां पे सबसे पहले ये जानते हैं कि RCEP का फुल फॉर्म क्या है। RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी जिस तरीके से आज आप सामान इजीली गुजरात से महाराष्ट्र, गुजरात से मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट पे भेज सकते हैं, उसी तरीके से आप कोई भी सामान, अगर भारत ने ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे साइन किया होता तो किसी भी सामान को आप इजीली इंडिया से ये RCEP के 15 कंट्रीज में कहीं पे भी भेज सकता था। क्यों ये हमने नहीं किया, इसके पीछे भी रीजन है, पर सबसे पहले जानते हैं कि ये किन किन कंट्रीज के बीच में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि आसियान। आसियान में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले 5 फाउंडर कंट्रीज थे, फाउंडर मेंबर कंट्रीज थे। वो कौन कौन से हैं? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर। ये पांचों ने मिलके इस पूरे आसियान के ग्रुप को एस्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था इन लोगों ने। अब फाउंडर मेंबर क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है 10 लोगों का, अभी उसमें 10 लोग एक्टिव है, पर जब ये व्हाट्सएप ग्रुप बना था तब इसमें सिर्फ 3 मेंबर थे, तो वो 3 मेंबर होंगे इसके फाउंडर मेंबर। इसी तरीके से यहां पे ये 5 कंट्रीज थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर इसके फाउंडर मेंबर थे। फिर बाकी के 10 कंट्रीज इसके साथ ज्वाइन किया। कौन कौन से कंट्रीज ने ज्वाइन किया ये भी जानते हैं। यहां पे बाद में ज्वाइन किया है वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड ब्रुनेई। ये 10 कंट्रीज मिलके एक पूरा आसियान कंट्री बनाते हैं, यानी कि 5 पहले के कंट्री जो फाउंडर मेंबर थे और उसके बाद जुड़ते गए बाकी के 5 कंट्रीज। यहां पे आसियान को फाउंड किया गया था 8 अगस्त 1967 को, ये याद रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पे ये भी जान लेते हैं कि आसियान के अलावा और कौन कौन से देश इस RCEP पे साइन कर चुके हैं। यहां पे RCEP पे साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ये 5 कंट्रीज और इसके साथ ये आसियान के 10 कंट्रीज, ये मिला के होते हैं 15 कंट्रीज। ये सारे देश मिला के, ये जो 15 कंट्रीज है, ये मिला के $25 ट्रिलियन का GDP है। तो अभी इसके साथ भारत जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। किस तरीके से जुड़ा हुआ है? ये एक ऑब्जर्वर मेंबर की तौर पे जुड़ा हुआ है, यानी कि यहां पे जो भी मीटिंग्स होगा भारत अपना सदस्य भेजेगा अपनी तरफ से और उसको पूरा मीटिंग को ऑब्जर्व करेगा। यहां पे वो अपना पॉइंट रख भी सकता है, पर कोई चेंजेस भारत की वजह से नहीं होंगे। वो सब ऑब्जर्व कर सकता है, जब भारत को ठीक लगे तब इस RCEP को फिर से ज्वाइन कर सकता है। इसलिए ऑब्जर्वर का टैग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो भारत ऑब्जर्वर के तौर पे बना हुआ है। RCEP के पूरे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के कंट्रीज है, वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्या वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन कंट्रीज को और भारत को क्या क्या बेनिफिट हो सकता था या फिर क्या लॉस हो सकता था, ये पूरी चीज जानते हैं। अब देखिए यहां पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्यों होता है? क्योंकि हर कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहती है, यहां से सामान बेच के दूसरी कंट्री से पैसे लेना चाहती है, तभी तो उनका देश आगे बढ़ेगा, तभी तो विकास होगा। अब यहां पे हर एक कंट्री की कुछ स्ट्रेंथ होती है, जो वो कुछ चीजें बनाते हैं बहुत ज्यादा बल्क में और दूसरे कंट्रीज को उसको बेच देते हैं और वहां से पैसे आते हैं, वहां से उनका इकोनॉमी चलता है, उसको बूस्ट मिलता है। तो हर एक कंट्री का हम एक बार जान लेते हैं कि कौन सी स्ट्रेंथ है उनके पास। सबसे पहले जानते हैं, एक जायंट कंट्री, बहुत छोटा कंट्री है, फिर भी वो एक्सपोर्ट में भारत से बहुत गुना आगे है। वहां की पॉपुलेशन सिर्फ 10 करोड़ की है और वो हमारे 150 करोड़ की पॉपुलेशन पे बहुत भारी है। ये कौन सा कंट्री है? ये वियतनाम है। वियतनाम किन किन चीजों को बनाने में आगे है और एक्सपोर्ट करने में आगे है? तो इसको हम जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके जो भी चिपसेट होते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं वियतनाम में। इसके बाद अगर आप देखो तो वो मशीनरी इक्विपमेंट्स बनाने में माहिर है। इसके साथ अगर देखें तो वो
टेक्सटाइल में बहुत आगे है, फिर राइस बनाने में बहुत आगे है, फिर वो वहां पे फुटवेयर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसके साथ साथ वो सी फूड में भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके बैठे हैं, यानी कि सब जगह पे उनका कुछ ना कुछ सामान वो बाहर भेज रहे हैं, जिससे उनकी कंट्री ज्यादा रिच हो रही है। अगर हम देखें कि मलेशिया यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या सेल करता है, तो मलेशिया यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल करता है पाम ऑयल, एनिमल ऑयल, वैक्स। अगर हम जाने थाईलैंड और इंडोनेशिया के बारे में, तो वहां पे पेपर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फल फूल चुकी है। पूरे इंडिया की जितने भी पेपर की रिक्वायरमेंट है उसका 40% इंपोर्ट करते हैं। तो सोच सकते हैं कि आप दिन में कितने पेपर यूज करते हैं, और उसका 40% आपकी यूज का 40% थाईलैंड और इंडोनेशिया से आता है। तो हर रोज आप कुछ रुपए इंडोनेशिया को दे रहे हैं। सोचो कि 150 करोड़ की आबादी है, कितना रुपए हम उसको दे रहे हैं, एक बार गिनती कर लेना, बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम देखें चाइना और इंडोनेशिया से बहुत ज्यादा अगरबत्ती आती है भारत में, और उसके हम पैसे देते हैं। यानी कि अगर आप हर रोज एक अगरबत्ती जलाते हो तो उसका पैसा जाता है चाइना और इंडोनेशिया के पॉकेट में। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सोचना कि कितनी अगरबत्ती आप पर डे यूज करते हैं, और क्या वो सच में भारत में बनी है या नहीं बनी है। क्या वो सिर्फ पैकेजिंग भारत में हुआ है, या फिर उसका सिर्फ बैनर हिंदी में बना है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत में बना है। बैम्बू इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, तो भारत बैम्बू का सबसे बड़ा भारत दूसरा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा बैम्बू यूज करता है, पर भारत के यहाँ पे इतना बैम्बू बनता नहीं है, तो उसका भी हम दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर है, सबसे ज्यादा आयात करते हैं बैम्बू का। क्या हम वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ा सकते? ऑफकोर्स बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने किया, ये भी हम बाद में बात करते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना हर जगह पे हमसे आगे है। अगर आप देखो कि अगर चाइना देखे तो स्टील में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो सबसे आगे है। टॉयज की इंडस्ट्री में सबसे आगे है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम देख लो, आप बाकी की कितनी भी चीज देखो, ऑटोमेशन में देख, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देख लो तो चाइना सबसे आगे है। मोबाइल इंडस्ट्री में देख लो तो चाइना सबसे आगे है। अगर आप लैपटॉप इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, फिर मशीनरी इक्विपमेंट्स में देख लो तो सब जगह चाइना आगे है। अब इसके साथ जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ताकत क्या है। देखो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट बनती है। अगर आप देखो तो वहां का हर एक बंदा कुछ 100-150 गाय को पालता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम मुश्किल से 1 या 2 गाय भी पाल ले तो बहुत बड़ी बात है, पर वहां का हर एक बंदा 100-150 गाय एवरेज ऐसा बनता है कि वो एक बंदे के ऊपर 100-150 गाय वो उसको पाल रहा है, तो उसका कितना दूध आएगा। और वहां पे HF, होल्स्टीन फ्रीजियन काउस का वो लोग ब्रीडिंग करते हैं, उसको पालते हैं। यानी कि एक गाय 25 से 30 लीटर दूध देती है। जबकि यहां पे अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारी देसी काउस, गीर काउस सबसे ज्यादा पाली जाती है, और उनका दूध जो आता है वो सिर्फ 3 या 4 लीटर आता है। अगर अच्छा मूड अच्छा हुआ तो 5 या 6 लीटर आता है। अब वहां पे देखो कि हमारा 4 या 5 लीटर, वहां पे पर डे का 25 से 30 लीटर दूध आता है। तो एक गाय से इतना आता है, तो सोचो कि हर एक बंदे के पास 100 काउज है, तो कितना दूध मैन्युफैक्चरिंग होगा। दूध मैन्युफैक्चर होगा तो बाय प्रोडक्ट, घी देख लो, पनीर देख लो, चीज देख लो, फैट देख लो, अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स देख लो, जो आपके घर में हर रोज यूज होता है, उसका प्राइस क्या होगा? तो वो भी बाहर से इंपोर्ट होगा। उसका प्राइस का क्या होगा? तो भारत के जो किसान हैं उनकी क्या हालत होगी? ये बहुत बड़ी चीज है। वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। अगर आप देखो तो वहां पे फार्म्स बहुत ज्यादा है, उपज बहुत ज्यादा है, और उनके खाने वाले लोग बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं, उसको दूसरे देशों को बेच देते हैं, तो हमारा पैसा उनके पास चला जाता है। हम वो अगर वहां पे उपज ज्यादा है तो क्या होगा? प्राइस कम होगा। प्राइस कम होगा तो हमारे प्राइस से कम में मिल रहा है, तो हम सबसे पहले वही लोग लेंगे। हम देखने थोड़ी जाते हैं कि उसका ओरिजिन ऑफ कंट्री क्या है। यहां सबसे पहले ये जानते हैं कि यहां पे ट्रेड के अंदर क्या इंपोर्ट ड्यूटीज लगेगी। देखिए, यहां पे जो टैक्स लगता है वो जनरली ऐसा होता है कि अगर आप 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं तो 40 रुपए का टैक्स लगता है, यानी कि आपका 140 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। पर यहां पे ये शर्त थी कि जो 40% है उसका 90% टैक्स हर एक कंट्री माफ कर देगी, यानी कुछ टैक्स रहा ही नहीं है। तो भारत ने यहाँ पे 2 शर्त रखी। एक शर्त थी कि यहां पे आप एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म लगा दीजिए, यानी कि अगर हम किसी एक चीज का एक तय सीमा तक उसको इंपोर्ट करेंगे, अगर उससे ऊपर इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट 40% उसका टैक्स लग जाएगा। यहां पे चाइना और बाकी कंट्रीज इसके ऊपर अग्री कर गए, पर भारत ने इसके साथ एक और चीज किया। क्यों? एक और शर्त रखी कि इसके अंदर कंट्री ऑफ ओरिजिन भी होना जरूरी है, यानी कि ये माल कौन सी कंट्री से बना है तभी हम उसको लेंगे, यानी कि जो कंट्री से माल आया है उसी कंट्री का ये माल माना जाएगा। आसियान कंट्रीज यहां पे ये ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म के लिए रेडी थी,
पर उन्होंने कंट्री ऑफ ओरिजिन का रूल लगाने से मना कर दिया। क्यों? इसके पीछे भी एक तर्क है। यहां पे एक लोकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये सब स्टेट मिलके एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आरसीईपी की तहत बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र को 10 टन गेहूं हर साल बेचता है। यहां पे महाराष्ट्र ने यह कहा कि आप ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म लगा दीजिए। गुजरात मान गया और बाकी के जो स्टेट्स है वो भी मान गए। अब यहां पे क्या होगा कि गुजरात जैसे ही 10 टन से ज्यादा गेहूं उसको बेचेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टैक्स लगेगा 40%। तो गुजरात क्या करता है कि अपना जो गेहूं है उसको मध्य प्रदेश के थ्रू महाराष्ट्र में घुसाता है। तो मध्य प्रदेश भी तो उस आरसीईपी का मेंबर है, तो उसका सामान तो महाराष्ट्र को लेना पड़ेगा, उसको डिनाई कर नहीं सकते। तो वो वहां से देता जाएगा और गुजरात जो है अलग 10 टन तो भेज दिया, अगर 5 टन की जरूरत है तो वो मध्य प्रदेश के रास्ते से भेज देगा। तो क्या होगा कि उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जितना टैक्स है नॉर्मल 10% जो निग्लेजिबल है वही देगा और उसका सेम अमाउंट में वो माल घुस गया महाराष्ट्र में और वहां पे वो ट्रेड कर सकता है। तो उसको कोई लॉस हुआ ही नहीं। और यहां पे अगर आप देखो तो महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो यहां पे महाराष्ट्र क्या करता है कि यहां पे वो कहता है कि यहां पे कंट्री ऑफ ओरिजिन भी डालना जरूरी है, यानी कि अगर वो माल गुजरात का है तो वहां पे गुजरात का सील होना जरूरी है। पर यहां पे आसियान कंट्रीज ने यह मना कर दिया कि अगर यहां पे हम मान लेते हैं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन का रूल मानते हैं तो फिर वो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और इसी के लिए भारत ने ये पूरे संधि पे साइन करने से मना कर दिया। ये पूरा जो ट्रेड अग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया। क्यों किया ये डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला कारण था कि यहां पे सभी देश के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ऑलरेडी हमारा मोस्टली सभी कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि भारत चाइना को 50 रुपए का सामान बेच रहा है और चाइना भारत को बदले में 100 रुपए का सामान बेच रहा है, यानी कि 50% का ट्रेड डेफिसिट कि वो हमको ज्यादा सामान बेच रहा है हमारे मुकाबले, यानी कि 50 रुपए का घाटा हमको ऑलरेडी पड़ रहा है। यानी कि अभी तक हम 40 रुपए का टैक्स लेते थे, 40% का टैक्स लेते थे, तब वहां पे 50 रुपए का घाटा आता है। अगर सोच लीजिए कि यहां पे अगर हमने आरसीईपी लगा दिया, आरसीईपी को साइन कर लिया होता तो घाटा कितना होता, क्योंकि अब हमें टैक्स भी नहीं मिलेगा तो क्या होता। ये सबसे बड़ी चीज है। अब सोचिए कि हमने ये साइन कर लिया होता तो जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनका क्या होता। एक हम एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप पेपर यूज करते हैं तो जो पेपर बाहर से आता है वो पेपर हमारे मैन्युफैक्चरिंग पेपर से, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, वो पेपर से 20 या 25% सस्ता होता है। यानी कि अगर आप एक पेपर का 100 रुपए देते हैं तो बाहर से अगर आप वो पेपर लाते हैं तो उसका 75 रुपए लगेगा। ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको डायरेक्ट 20 या 25% का अगर आपको डिफरेंस मिलता है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए वो करोड़ों की बात हो जाती है, अरबों करोड़ों की बात हो जाती है। अगर यही चीज देखें कि स्टील में क्या है, तो स्टील अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे 10% का डिफरेंस है, वहां से 10% स्टील ज्यादा सस्ता आता है। तो जो कंपनीज, कार उत्पादक कंपनीज है, पानी की बोतल्स बनाती है, अलग अलग चीजों में स्टील यूज करती है, खाने के बर्तन बनाती है, बहुत सारी कंपनीज है जिसको स्टील का जरूरत पड़ता है, उनको करोड़ों अरबों रुपए का लॉस होगा अगर वो भारत से खरीदेंगे। तो ये तब की हालत है जब ऑलरेडी हम 40% के आसपास हम टैक्स लेते हैं। अगर सोचिए कि हमने ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे साइन कर दिया होता तब क्या होता। हमारे काफी व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो इस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते। तब आपकी कंपनीज के ऑर्डर्स में कितना फर्क पड़ता है इवेंचुअली, क्योंकि बाहर से सामान सस्ते में मिल रहा है। अगर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया होता तो हमारा पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो अभी लोग जी रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग जीते, क्योंकि उनके पास इनकम के सोर्सेस कम हो जाते, कई लोगों की जॉब चली जाती, कई लोगों के बिजनेस ठप पड़ जाते, कई मैन्युफैक्चरिंग हब या इंडस्ट्रियल हब अपना बिजनेस बंद करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि लोग जो है, जो ट्रेडर्स है, वो बाहर से सामान इंपोर्ट करके ला रहे हैं क्योंकि उनको वहां से सस्ता पड़ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। यहां डिमांड तो ऐसी ही रहेगी, पेपर का यूज करना कम हम नहीं कर सकते या फिर बंद नहीं कर सकते। हमें यहां पे मैन्युफैक्चरिंग डालना पड़ेगा, तभी जाके ये प्राइस का कंट्रोल होगा, तभी जाके ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे हम साइन कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि यहां पे भारत की गवर्नमेंट ने इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया है, अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए क्या किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप सब शायद करते होंगे, जिसका नाम है टाटा। अब यहां पे टाटा ने क्या किया कि यहां पे उन्होंने खुद का स्टील प्लांट लगा दिया है। अब स्टील प्लांट में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यहां पे वो लोग जो जिंक है
आप स्टील को जंग रोधक तभी बना सकते हैं जब इसके अंदर आप जिंक मिलाओ, और वो जिंक उन्होंने डिसाइड किया कि हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अभी बनने जा रहा है गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टिंग प्लांट। वो पूरा इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, सूरत के पास बनेगा ये। अगर आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना के आपको दे दूंगा। सोचो कि रेलवे लाइंस में कितना स्टील यूज होता होगा उसकी पटरियां बनाने में, कितना बड़ा पैसा बचेगा वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए टाटा काम कर रहा है। आई होप बहुत जल्दी ये हो जाए। इसके साथ साथ ये जानते हैं कि टाटा ने इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। वियतनाम कैसे पैसे कमाता है? वियतनाम कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता है, चाइना कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता है, पर वो क्या करते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट रहता है, जो चिपसेट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, आपके सेंसर्स होते हैं, वो बनाते हैं, यानी कि उसका मास प्रोडक्शन करते हैं। और वही चीज टाटा ने शुरू कर दिया है कि आप आइए, आपको जो चीज चाहिए हम बना के दे देंगे, आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाइए, आप उसको असेंबल कीजिए। देखिए मेरा ये ओपिनियन है कि अगर हमारे यहां पे देखे तो कोई भी चीज बनती है तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते वो 50 जगह पे घूम के आती है। अब हम समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कि एक पेन कैसे बनता है। अब समझिए कि पेन के अंदर 4 कंपोनेंट लगते हैं, एक होगा उसका रिफिल, एक होगा उसका स्प्रिंग, एक होगा उसका आउटर शेल, और ये सबको जोड़ने के लिए एक होगा असेंबली लाइन। मान लीजिए कि पेन का रिफिल बनता है गुजरात में, उसका स्प्रिंग बनता है मध्य प्रदेश में, और उसका जो आउटर शेल है वो बनता है पश्चिम बंगाल में। अब उसको असेंबल करने के लिए मध्य प्रदेश भेजते हैं। तो क्या होता है कि पूरा जो जगह है वो बहुत फैला हुआ है। वहां पे हमें सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका लगता है? ट्रांसपोर्टेशन का, समय का। समय पे वो चीज बन नहीं पाती है, समय पे वो चीज पहुंच नहीं पाती है। कभी कभी ये हो जाता है कि उसका कॉस्टिंग होने से ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो 5 रुपए में पहुंच रहा था वो 10 रुपए में पहुंच जाएगा। क्या होगा? प्राइस बढ़ गया, कंपनीज को लॉस हो रहा है, वो ज्यादा प्राइस पे बेच नहीं सकते क्योंकि मार्केट में उतना प्राइस मिल नहीं रहा है, और वो यहां पे लॉसेस बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, हमें क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे। यहीं पे चाइना क्या करता है, वो एक क्लस्टर बनाता है। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करो तो वो एक साथ क्लस्टर बनाता है। उसका परमिशन तभी मिलता है जब उसका क्लस्टर, पूरी इंडस्ट्री का एक क्लस्टर, यानी कि पेन बनाना है तो उसका रिफिल, उसका स्प्रिंग, उसका आउटर शेल और उसका असेंबली लाइन सब एक जगह पे होना चाहिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में पेन बनाते हैं तो वो सारा चीज एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैन्युफैक्चर होके असेंबल होके वो पूरा पैकेजिंग हो जाना चाहिए, और वहां से सीधा जाना चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। तो उसकी वजह से उनका 5 या 10% का मार्जिन तो वैसे ही बच जाता है। तो सोचिए कि कितनी जल्दी वो मैन्युफैक्चर करते हैं, कितनी जल्दी असेंबल करते हैं, और उसके बाद कितनी जल्दी वो एक्सपोर्ट करने के लिए भेज देते हैं। यानी कि समय की बचत, पैसों की बचत, और मैन पावर की बचत। मैन पावर बचता है तो पैसे भी बचते हैं। यही चीज हमें अडेप्ट करनी है। अगर कोई यंगस्टर देख रहा है तो इसको आप अडेप्ट कीजिए। किसी भी चीज को अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कम से कम जगह में, कम से कम स्पेस में उसको मैन्युफैक्चर करने की कला विकसाइए, ताकि आप बहुत कम प्राइस पे उसको मैन्युफैक्चर कर पाओ। तो आई होप आज का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, पसंद आया है, एग्जांपल्स पसंद आया है, तो एक बार कमेंट में बताना, ये वीडियो को लाइक करना, और इसको सबके साथ शेयर करो। सबको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने जॉब को, अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और किस तरीके से ये आरसीईपी पे अभी साइन ना करके किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम लिया है। आगे मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।